हेलो ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे बायोलॉजी का, जो कि है रेस्पिरेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें रेस्पिरेशन हम लोग एनिमल्स का भी देख लेंगे, एंड देन उसके बाद जो है सो प्लांट्स का भी थोड़ा सा देख लेंगे कि उसमें कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें भी अगेन बेसिक रहना है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन में डीप में हम लोग को नहीं जाना है, नीट लेवल बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, हालाँकि एक आध क्वेश्चन हम बताएँगे नीट लेवल का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, लेकिन बहुत हाई लेवल का नहीं बताएँगे, मतलब ऐसे ही फैक्ट वाला बताएँगे। तो शुरू करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी जो जो खाना है, फूड है, उससे जो हम लोग को एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी जो मिलता है, उसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे खाना कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे खाना कहने का मतलब है कि वो जो ग्लूकोज़ हम लोग को जो मिला है, ठीक है? जब हम लोग के बॉडी ने उसको डाइजेशन के थ्रू जब तोड़ा, जब कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिया, उसको फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, है ना? मोनोहाइड्रेट्स होता है, मोनोसैकेराइड्स, ऐसे कर-कर के बहुत सारा होता है, ठीक है? तो जब उसको फिर ग्लूकोज़ में जब तोड़ा गया, तो ग्लूकोज़ को फिर अगेन जो है सो ऑक्सीजन से मिल करके और फिर जो है सो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो वही जो रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ और होता है कि रेस्पिरेशन में भी एनर्जी रिलीज़ होता है, और आपका कंबशन में, यानी वो जो आग जो आप लोग जलाते हो ना, ठीक है? आग जो जलाते हो, तो वो भी जो है सो उसमें भी एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है? तो रेस्पिरेशन में एंड कंबशन में, ये दोनों में ही एनर्जी रिलीज़ होता है, लेकिन दोनों को अलग-अलग बोलते हैं, ठीक है? रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है, कंबशन एक अलग प्रोसेस है। जैसे रेस्पिरेशन है जो आपका, वो क्या है कि ये जो है ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल है प्लस ऑक्सीजन मिला, ठीक है? ऑक्सीजन लिया गया पेड़ से, एनवायरनमेंट से लिया गया बेसिकली, ये ज़्यादा भई बढ़िया मतलब टर्म होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया गया बॉडी से, हाइड्रोजन वाटर रिलीज़ किया गया, एंड देन फिर एनर्जी रिलीज़ किया गया। फिर कंबशन में क्या प्रोसेस होता है? तो कंबशन में CH4 यानी ये मीथेन है, ठीक है? इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं। ये ऑक्सीजन से जब मिलता है तो CO2 रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज़ करता है, एंड ये भी एनर्जी रिलीज़ करता है। एनर्जी लाइट और हीट के टर्म्स में रिलीज़ करता है, ठीक है? जैसे लाइट जल गया या फिर हीट रिलीज़ कर गया, तो वो हो जाता है। तो इसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये कंबशन बोलते हैं, ठीक है? ये दोनों में ही एनर्जी रिलीज़ होता है, बट फिर भी दोनों ही अलग-अलग प्रोसेसेस है, ठीक है? एक में मीथेन का यूज़ होता है, एक में ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल्स का यूज़ होता है। रेस्पिरेशन इक्वल्स कंबशन इक्वल्स ऑक्सीडेशन, ठीक है? ये तीनों बराबर ही होता है, यानी तीनों में ही, मतलब इसमें भी एनर्जी रिलीज़ होता है, इसमें भी एनर्जी रिलीज़ होता है, ऐसे करके। अब जैसे यहाँ पे है कि रेस्पिरेशन है, ठीक है? तो क्या है? रेस्पिरेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे यानी जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, उसमें जो है सो फूड का मदद ले करके, फूड को ले करके, एंड देन फिर जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, तो रेस्पिरेशन क्या है? वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन रिलीज़ करने का, कार्बन डाइऑक्साइड ले करके, तो उसी को जब उल्टा करते हैं तो वो रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है? तो यही मतलब है, और यही याद भी रखना है कि रेस्पिरेशन जो है सो रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। फिर आता है दूसरा पॉइंट, इट इज़ एन एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि एक होता है एक्ज़ोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। तो एक्ज़ोथर्मिक का मतलब ये होता है कि जभी भी कोई भी बॉडी है, ठीक है? तो उसमें जैसे रिएक्शन वगैरह चल रहा है, ठीक है? तो वो क्या करता है, वो जो एनर्जी है, उसको बाहर रिलीज़ करता है, बाहर, ठीक है? बॉडी के बाहर रिलीज़ करेगा। जैसे कि जभी भी अ, कोई भी हम लोग जैसे कोई चीज़ जलाते हैं, या हम लोग का खुद का भी बॉडी एक तरीके का एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? जहाँ पे कि हीट रिलीज़ होता है, जिसमें कि बाहर की तरफ हीट रिलीज़ होता है, ठीक है? लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि
बाहर का जो एनर्जी है उसको वो अंदर की तरफ सोखने लगता है, ठीक है? बाहर का जो गर्मी है, बाहर का जो हीट है, उसको वो अपने अंदर सोख लेता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल दें, तो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल आग बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल है कि आग जब भी जलता है तो क्या होता है कि बाहर की तरफ हीट रिलीज़ करता है, राइट? और लेकिन अगर एंडोथर्मिक का अगर एग्ज़ाम्पल दें, तो उसमें क्या है कि बर्फ़ बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है एंडोथर्मिक का, क्योंकि वो क्या करता है बाहर से हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है एंड वो धीरे-धीरे बर्फ़ जो है सो पिघलते जाता है, ठीक है? तो एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? रेस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये कहने का मतलब क्या है कि ये कहने का मतलब ये है कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें जैसे मतलब बहुत सारे जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे फिर बेसिकली कैटाबॉलिक प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है उसको तोड़-तोड़ करके छोटा बिल्कुल नीचे लेवल पे होना है, फिर उसमें बहुत सारा रिएक्शंस होता है, ठीक है? बहुत सारा पाथवेज़ होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें एक प्रोसेस नहीं होता, बहुत सारा प्रोसेसेस होता है, ठीक है? तो उसी को हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि रेस्पिरेशन जो है सो एक तरीके का कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें बहुत सारा रिएक्शंस होता है, बहुत सारा प्रोसेसेस है, तब जाकर के ये रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन हुआ और कंप्लीट, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग देख लेते हैं मेटाबॉलिज़्म। The sum of chemical reaction that take place in the body of a living organism is called metabolism। तो इसमें जैसे ये लिखा हुआ है कि जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, उसमें जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी रिएक्शंस, जब उन सारे रिएक्शंस को अगर हम एक साथ ले आएँ, एक साथ जब हम उन लोगों को बोल रहे हैं, जब एक इंक्लूड कर रहे हैं मतलब सबको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? तब हम लोग उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि इसमें जो है सो सारे रिएक्शंस आ जाएँगे। तो अब जैसे इसमें 2 तरीके का रिएक्शन होता है, एक एनाबॉलिज़्म होता है, एक कैटाबॉलिज़्म होता है। कैटाबॉलिज़्म तो हम लोग को बता दिए कि कैटाबॉलिज़्म का मतलब जो अलग-अलग लेयर पे जो रिएक्शंस होता है, ठीक है? और एक होता है एनाबॉलिज़्म। तो जैसे एनाबॉलिज़्म का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि छोटे-छोटे मॉलिक्यूल से कोई भी एक बड़ा मॉलिक्यूल बनना। जैसे कि एमिनो एसिड्स छोटा-छोटा होता है ना, जैसे हम लोग पहले भी पढ़े थे कि एमिनो एसिड्स मतलब प्रोटीन जो है सो टूटता है आपका बिल्कुल छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में, दैट इज़ एमिनो एसिड्स में। तो वही अगर एमिनो एसिड्स को अगर हम साथ में ले आएँ और सबको जोड़ दें, ठीक है? प्रोसेस अब ऑब्वियसली अलग-अलग प्रोसेस करवा कर के तो उसको हम लोग एक बड़ा मॉलिक्यूल में चेंज कर देंगे, दैट इज़ प्रोटीन का मॉलिक्यूल। तो ये जो प्रोसेस है छोटा-छोटा मॉलिक्यूल्स को बड़ा मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए, तो इसी को हम लोग एनाबॉलिज़्म बोलते हैं, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया। दूसरा एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है, तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अलग-अलग मॉलिक्यूल्स को जोड़ा जाता है, तब जाकर के हम लोग का ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल बनता है या जो भी हम लोग को बनाना है इसमें, ठीक है? जो भी पेड़-पौधा बनाता है। और कैटाबॉलिज़्म मतलब ठीक इसके उल्टा, यानी कि बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना, ठीक है? तो ये हो गया एनाबॉलिज़्म, दूसरा हो गया कैटाबॉलिज़्म। कैटाबॉलिज़्म प्रोसेसेस ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो कैटाबॉलिज़्म प्रोसेस का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में चेंज करना। ये जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, यहीं पे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि साइट फॉर रेस्पिरेशन। तो ये है सेल, सेल के अंदर ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे, और यहीं पे आपका रेस्पिरेशन होता है। तो एक क्वेश्चन भी आई थिंक पूछा गया था कि रेस्पिरेशन का साइट कहाँ है या वो कहाँ होता है, उसकी जगह कहाँ है? तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपको टिक लगाना था आंसर में। तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज़ होता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि अभी बता दिए कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज़ पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर फर्नेस ऑफ द सेल। ये कहने का मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं, यानी कि वो जो सेल है हम लोग के बॉडी में सेल्स रहते हैं, हम लोग का पूरा बॉडी जो है सो इंसान का बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सेल से बना हुआ होता है। सेल्स क्या होता है वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे।
यहाँ पे भी बस मान के चलिए कि एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिससे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है, ठीक है। तो ये जो सेल है इसमें जो है सो एटीपीज स्टोर होते हैं। एटीपीज यानी कि क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एटीपी है वो हम लोग को एज एन एनर्जी करेंसी है, यानी कि एनर्जी देने में यही मदद करता है। यही होता है जो हम लोग को एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। यही एज एन एनर्जी के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। यानी हम लोग को बोलना रहा, चलना रहा, उठना रहा, दौड़ना रहा, घूमना रहा, तो हम लोग एटीपीज का ही मदद लेकर के ये सारा काम करते हैं। यही एक तरीके से एनर्जी है। तो वो जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है, ठीक है। तो यही वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो उसी एनर्जीज को बनाता है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे तो रेस्पिरेशन के द्वारा ही उन एनर्जीज को बनाता है ना। रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है कि फूड के हेल्प से हम लोग एनर्जी बनाते हैं, तो वो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, या फिर फर्नेंस ऑफ द सेल बोलते हैं। फर्नेंस एक तरीके से चूल्हा हो गया, यानी जो बड़े-बड़े फैक्ट्रीज़ में आप लोग देखते होंगे कि फर्नेंस रहता है बहुत बड़ा-बड़ा, है ना? ग्लास फैक्ट्री में देखते होंगे और भी फैक्ट्रीज़ में देखते होंगे, वहाँ फर्नेंस रहता है। वहाँ पे बिल्कुल एकदम गरम-गरम आग रहता है, पूरा भयानक, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, 1000 डिग्री, 1500, 2000 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो वो क्या करता है, वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस कर रहा होता है, कुछ बना रहा होता है। तो वो जो बनाने वाला है, तो इसीलिए इसको फर्नेंस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बनता है। और एनर्जी का मतलब ही होता है कि हीट से रिलेटेड या एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर फर्नेंस ऑफ द सेल बोलते हैं, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एनर्जी जो रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, जो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है। जैसे हम बता दिए, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बट उतना याद नहीं रखना है आप लोगों को, क्योंकि एक एटीपी भी होता है और एक आपका एटीपी का और भी अदर दूसरा फॉर्म्स होता है। जैसे एडीपी होता है, एक होता है एएमपी, यानी कि एडीपी का फुल फॉर्म हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी इसमें 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रहता है। एएमपी होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी उसमें 1 फॉस्फेट आता है। और एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसमें 3 फॉस्फेट रहता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके का मॉलिक्यूल्स बना हुआ रहता है एटीपी। तो लेकिन हम लोग का जो बॉडी में स्टोर रहता है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। यही फिर चेंज होता है और एटीपी में, एडीपी में और एएमपी में, ये सब में मतलब वो फिर टूटता है, जिसके हिसाब से मैंने अलग-अलग जहाँ पे ज़रूरत रहता है वैसे होता है। बट ये स्टोर्ड होता है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एटीपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एटीपी की जो है सो हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल का, यानी सेल में जो एनर्जी जो स्टोर रखता है। यानी जैसे हम लोग के पास जैसे क्या, जैसे नॉर्मली भाषा में हम लोग बोलते हैं कि भाई करेंसी है या करेंसी है तो किस फॉर्म में है आपके पास। तो करेंसी, किसी के पास इंडियन करेंसी रहता है, किसी के पास अमेरिकन डॉलर रहता है, किसी के पास कुछ कुछ रहता है, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी जब करेंसी के फॉर्म में देखा गया है, यानी सेल में भाई क्या सबसे ज़्यादा है, तो वो इसको एटीपी को एज एन एनर्जी करेंसी देखा गया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।